किसान साथियों, उड़द भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में से एक मानी जाती है। इसका सेवन लगभग दाल के रूप में किया जाता है। यह विशेष रूप से पोषक आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान साथियों, इतना ही नहीं, यह विशेष रूप से दुधारू पशुओं के लिए भी एक पोषक आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है और काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। वह भी खासकर हमारे बिहार साइड में, यूपी साइड में और लगभग दक्षिण भारत के कुछ जगहों पे भी इसकी काफ़ी बिजाई की जाती है, काफ़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। किसान साथियों, तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। वीडियो पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। किसान साथियों, आइए आपको आज मैं उड़द की खेती के बारे में कुछ विशेष जानकारियां आपसे हम शेयर करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने करीब 1 से 1.5 बीघे में उड़द की खेती कर रखी है। इसमें कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना अति आवश्यक और ज़रूरी होता है। जैसे कि हम उड़द की बुआई किस समय और किस महीने में कर सकते हैं। दूसरा, जलवायु की आवश्यकता कितनी पड़ती है। तीसरा, मिट्टी और भूमि की तैयारी हम कैसे करेंगे। चौथा, बुआई का सही समय और विधि क्या होना चाहिए। बीज दर और अंतर क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ किसान साथियों, बीज उपचार हम कैसे करेंगे। साथ साथ आपका इसमें उर्वरक क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व हम इसमें किस हिसाब से देंगे। किसान साथियों, उसके साथ साथ किस मिट्टी में यह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पैदावार देता है। जल प्रबंधन हम किस हिसाब से करेंगे। खरपतवार नियंत्रण हम किस प्रकार से करेंगे। फसल के पौधों का संरक्षण के हम उपाय भी किस हिसाब से करेंगे। उसके साथ साथ किसान साथियों, तमाम इसमें उड़द के फसल में कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि इनका प्रकोप इस पे आ जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो में आपसे जानकारी शेयर करने वाले हैं किसान साथियों। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते चले। एक चीज़ और किसान साथियों, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। चैनल पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, आप कमेंट में बिल्कुल अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको आंसर सहित जवाब देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं किसान साथियों। पहला टॉपिक आ जाता है कि जलवायु की आवश्यकता कैसी पड़ती है, जलवायु इसमें किस हिसाब से हम देते हैं। तो किसान साथियों, वातावरण, जलवायु का तात्पर्य हमारा इससे है कि मतलब वातावरण किस हिसाब से इस खेती के लिए होना चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात है किसान साथियों की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो फसल होते हैं ना, फसल होने के कारण इसके सर्वोत्तम विकास के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ यह एक मूल रूप से गर्म मौसम का फल होता है, यानी गर्मी में खासकर इसकी ज़्यादातर खेती की जाती है। वह भी देश के उत्तरी भागों में जहां तापमान सर्दियों के दौरान काफ़ी कम हो जाता है, तो इसकी खेती आमतौर पर बरसात और गर्मी के मौसम में भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जहां जलवायु में अधिक भिन्नता नहीं होती है, यानी जहां वातावरण, पर्यावरण जहां पे भी मतलब तरह तरह से चेंजिंग नहीं आती है, वहां पे इसकी खेती सर्दी और बरसात के मौसम में भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा आ जाता है, इसका टॉपिक है कि मिट्टी और भूमि की तैयारी हम किस हिसाब से करेंगे। तो देखिए, उड़द की खेती के लिए आपको रेतीली मिट्टी से लेकर के भारी कपास वाली मिट्टी तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे काली मिट्टी होगी, दोमट मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, यानी लगभग हर मिट्टी में यह क्या है, सुखदायी है, हर मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी खेती करें तो अपने मिट्टी का पीएच मान आप एक बार जरूर चेक करा लें किसान साथियों। इसके खेती के लिए खेत के मिट्टी का पीएच मान जो होता है, कम से कम 6.5 से लेकर के 7.8 तक तो नेसेसरी होना चाहिए, जो जिसके लिए इस खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और जल निकासी वाली अगर दोमट मिट्टी मिल जाए तो सोना में सुहागा हो जाएगा, इतना ही आप जान लें। अब आ जाते हैं भैया कि इसकी बुआई और समय का तरीका क्या है। तो भैया देखिए, खरीफ के मौसम में बुआई आप जून के अंत में भी कर सकते हैं, मानसून के आगमन के साथ भी आप इसकी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप जून में इसकी खेती कर देते हैं तो भैया लगभग यह अक्सर देखने को मिल जाता है कि वह आपको
पर्सनली या तो आप पशुओं के लिए इसको प्रयोग करेंगे या अपने खेतों में खाद के रूप में प्रयोग करेंगे। पर्सनली आप इससे इनकम का स्रोत लगभग 90% तक आप नहीं कर सकते हैं अगर आप जून के आखिरी महीने में इसकी बिजाई करते हैं तो। हाँ, अगर रबी के मौसम की बात करें तो दक्षिण के राज्यों में होता क्या है अक्सर कि अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा या नवंबर का दूसरा पखवाड़ा में भी यह उत्तम समय होता है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में, हमारे उत्तर और पश्चिम के राज्यों में नहीं। और अब देखिए तीसरा आ जाता है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में। किसान साथियों, गर्मी के समय में आप इसकी बुआई देखिए फरवरी से लेकर के आप अप्रैल के तीसरे सप्ताह से प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सबसे बेस्ट समय होता है फरवरी से अप्रैल तक का। और अगर नियमतः अगर बात करें सबसे उत्तम से उत्तम समय का, तो फरवरी से लेकर के मार्च तक में अगर आप इसकी बिजाई कर देते हैं तो आप यकीनन इससे मोटा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिस दैट वाली बात नहीं है किसान साथियों। अब भैया बुआई के लिए आपको 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी तो कम से कम आपको रखनी चाहिए। देखिए नियमतः इतनी दूरी का तो ख्याल कोई रखता नहीं है, खासकर हम अपनी बात करें तो हम भी क्या करते हैं कि सामान्य तरीके से इसकी छिड़काव विधि से हम इसकी बिजाई कर देते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, हम इतना ध्यान जरूर रखते हैं कि 20 से 20 की दूरी कम से कम फर्क हो, 20 से 25 सेंटीमीटर ना हो, बट 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। इतना हम अंदाज़ा लगा करके इसकी बिजाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली प्रॉब्लम नहीं है किसान साथियों। अगर आप बुआई के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें किसान साथियों। अब आ जाता है चौथा टॉपिक है इसमें भैया कि बीज दर और अंतर क्या होना चाहिए। तो आपसे मैं बताते चलूं किसान साथियों कि खरीफ के दौरान, आप खरीफ मौसम के दौरान 12 से 15 किलोग्राम आप प्रति हेक्टेयर बीज का दर ले सकते हैं। इसमें आप बीज से बीज की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हैं और 10 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ दूरी। अब भैया रबी के मौसम में हम क्या करेंगे, रबी के मौसम का क्या हिसाब किताब है। तो देखिए रबी के मौसम का हिसाब किताब यह है कि यह ऊपरी भूमि के लिए लगभग 18 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर और फसल के साथ साथ प्रति धान के लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 20 से 20 की दूरी की अंतर 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गर्मी की में बात करें, गर्मी के समय में ग्रीष्म ऋतु में आपको भैया क्या हिसाब किताब है उड़द की। तो भैया गर्मी के मौसम में आप प्रति हेक्टेयर लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज आप ले सकते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पौधे से पौधों की दूरी आप 10 से, जैसा कि मैंने अभी बताया, 10 से 15 सेंटीमीटर ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बुआई के समय और किस्म के व्यवहार के आधार पर आप 5 से 8 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है किसान साथियों। अब आ जाते हैं भैया पांचवा इसका है कि बीज उपचार के लिए क्या हिसाब किताब है किसान साथियों। तो देखिए बीज उपचार के लिए सामान्यतः हम अपनी बात करें तो हम मिट्टी और बीज अंकुरित रोगों को नियंत्रित करने के लिए बीज को थीरम 2 ग्राम, कार्बेंडिजम 1 ग्राम या कार्बेंडिजम 2.5 ग्राम आप प्रति किलो के हिसाब से बीज को उपचारित कर लें। बिल्कुल फ्रेश आपका बीज उपचारित होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अब उसके साथ साथ देखिए एक चीज़ इसमें और होता है, क्या होता है किसान साथियों कि रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि रस चूसने वाले कीट जो आपके सब्जी वर्गीय फसलों पे ही प्रकोप देते हैं, अटैक करते हैं। भैया उड़द और मूंग में भी इनका प्रकोप काफ़ी मात्रा में होता है। जी हाँ किसान साथियों, तो देखिए रस चूसने वाले कीट नियंत्रण की उपचार के साथ साथ आपको इमिडाक्लोरोप्रिड आपको लेना है 70 WAC वाला, और कितना लेना है भैया, तो 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीज को राइजोबियम से उपचारित करना भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको PSV कल्चर 5 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इसको प्रयोग कर लें, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं भैया कि आप इसमें उर्वरक यानी खाद का प्रयोग, आप पोषक तत्व का प्रयोग क्या करेंगे। तो देखिए अब एकल फसल के लिए, यानी अगर आपने केवल सिंगल उड़द की खेती कर रखी है उस खेत में, तो भैया आपको 15 से 20 किलो
ग्राम आपको क्या करना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नाइट्रोजन यानी यूरिया आपको ले लेना है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस आपको ले लेना है 30 से 40 किलोग्राम। फास्फोरस के साथ साथ भैया आपको लेना है इसमें पोटास भी आपको ले लेना है। पोटास आप कम से कम 10 से 12 केजी तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप ले लें। और अंतिम जुताई के समय आपको क्या करना है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भैया सल्फर का भी प्रयोग आप कर लें। हालांकि देखिए फास्फेटिक और पोटास मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरक का प्रयोग आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जो ही आपने खाद उठाया आपने बस उसमें दे दिया, नहीं। अगर आप हो सके संभव हो सके तो मिट्टी के हिसाब से, कौन सी मिट्टी है आपकी, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है या आप चिकनी मिट्टी है, तो आप उस हिसाब से अपने रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब भैया आ जाते हैं कि अगला इसमें अब टॉपिक क्या होगा कि भैया कुछ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि इसमें देना अनिवार्य होता है। तो जैसे में क्या है भैया कि पहला में आ जाता है सल्फर। काली मिट्टी के लिए, बलुई मिट्टी के लिए, दोमट मिट्टी के लिए आपको कम से कम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप सल्फर का प्रयोग जरूर कर लें किसान साथियों। अब उसके बाद फसल के आधार के रूप में अगर देखा जाए तो आप फसल के आधार के रूप में भैया 154 किलोग्राम जिप्सम फास्फोरस जिप्सम या 22 किलोग्राम बेंडोनाइट सल्फर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। और पैदावार आपको जो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ भैया बिल्कुल यह हमने प्रयोग किया है, हमने इसमें अपने फसल में यूज किया है किसान साथियों। ऐसा नहीं है कि हम आपको बस यूँ ही उठा करके बता दिए। तो आप जो भी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ बस बारीकियाँ आप देखते जाइए, डायरी पे नोट करते जाएं, आप इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भैया उसके साथ साथ आप क्या करना है। यदि आपके पास लाल रेतीली दोमट मिट्टी हो तो भैया आपको सल्फर की कमी का निदान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सल्फर के लिए कितना सल्फर आपको लेना होगा प्रति हेक्टेयर, तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप सल्फर ले लें और सल्फर का प्रयोग कर दें। अब भैया उसके बाद अब आ जाता है अगला इसमें टॉपिक है कि भैया जिंक की भी इसमें आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान साथियों, तो जिंक की आवश्यकता किस पे आधारित होती है, यह आधारित होती है, निर्धारण करता है आपके मिट्टी के प्रकार पे कि आपकी कौन सी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है। उसके मिट्टी के स्थिति के हिसाब से ही आपको जिंक की खुराक क्या करना है अपने उड़द के फसल को देना है। ऐसे नहीं कि बस जितना मर्जी किया आप उठा के बस डाल दिए, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब भैया मिट्टी के प्रकार, कुछ मिट्टी के प्रकार भी आपको बता ही देता हूँ कि मिट्टी के प्रकार कैसा हो, कौन सा मिट्टी के प्रकार में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए लाल रेतीली मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, उसके लिए आपको कम से कम 2.5 kg आपको जिंक ले लेना है प्रति हेक्टेयर और 12.5 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट ले लेना है प्रति हेक्टेयर। उसके बाद 7.5 किलोग्राम जिंक मोनोसल्फेट आपको ले लेना है प्रति हेक्टेयर का आप प्रयोग कर सकते हैं। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 किलोग्राम आपको क्या करना है जिंक ले लेना है। उसके साथ साथ आपको कम से कम 7.5 kg से लेकर के 10 kg तक आपको जिंक सल्फेट ले लेना है। अब उसके साथ साथ भैया 4.5 से 6 kg तक आपको जिंक मोनोसल्फेट का भी आप प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया अगला टॉपिक इसमें आ जाता है जल प्रबंधन। किसान साथियों वीडियो लंबी जा रही है क्योंकि मैं जानबूझ के वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूं, आपको संपूर्ण जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य और टारगेट होता है, इसलिए हमारा वीडियो लंबा चला जाता है। मैं यही मेरे दिमाग में चलता है कि जो भी आपको जानकारी मैं दूं आपको A to Z जानकारी दूं ताकि आप इससे लाभ ले सकें। आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल यह जैसे कि आधी अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी जानकारी और आधा पेट भोजन, अगर यह तीनों अगर आप प्रयोग करते हैं तो भैया सबके लिए नुकसान है। फसल के लिए नुकसान है, आधी पेट भोजन सेहत के लिए नुकसान है। यानी कहने का मतलब है कि आधी अधूरी कोई भी चीज़ आपके लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी प्रयोग के लिए हानिकारक है। किसान साथियों वीडियो तो काफ़ी लंबी जा रही है बट आपको बस आप एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ
कि अब फसल में पौधों के संरक्षण के उपाय, यानी कि इसमें लगने वाले कुछ रोग हैं, जो आपको मैं उस रोगों का नाम बताते चलूँगा और उसके बचाव का मैं आपको तरीका भी बताते चलूँगा। तो देखिए, इसमें भैया कुछ रोग होते हैं, जैसे कि पीला मोजेक वायरस रोग होता है, उसके बाद खस्ता फफूंदी होती है, पत्ती झुलसा रोग होते हैं। इसमें कुछ तीन चार रोग होते हैं जो कि विशेषकर अटैक करते हैं उड़द के फसल में। तो देखिए, पीला मोजेक वायरस का लक्षण क्या होता है, लक्षण मैं आपको शॉर्ट में बताते चलूं तो यह रोग मूंग की दाल के पीले मोजेक विषाणु के कारण होता है। यह रोग जेमिनी वायरस के समूह से संबंधित होता है, जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। कोमल, अब करते क्या हैं ये भैया नुकसान कैसे करते हैं, तो नुकसान यह कोमल पत्तियां जो होती हैं पीले मोजेक धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो समय के साथ बढ़ने लगते हैं, घटते नहीं है, बढ़ने लगते हैं अगर इनका बचाव ना किया जाए तो, जिससे पूरे पौधे पर पीलापन आना शुरू हो जाता है, जिससे फूल और फली का विकास कम हो जाता है। तो भैया इसके उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, तो उपाय के लिए देखिए, आपको कुछ मैं दवा का नाम बताते चलूँगा, आप डायरी और पेन निकाल लें और उसको लिख लें फटाफट। किसान साथियों, देखिए, रोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो रोगाग्रस्त पौधे को आप वहां से हटा दें। अगर आपको अपने फसल में दिखता हो, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर रोगग्रस्त आपको कोई भी पौधा दिखे तो आप नियमतः क्या करें, उसको वहां से हटा दें। अगर यह काम आपसे नहीं हो पाता है तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि फसल में सफ़ेद मक्खी के जो प्रकोप होते हैं उनके रोकने के लिए आपको ट्राइजोफास 40 EC का लेना है। 2.0 ml आपको प्रति लीटर पानी में क्या करना है, घोल बना करके छिड़काव कर देना है भैया। उसके साथ साथ मेलाथियान 50 EC का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना है। उसके साथ साथ ऑक्सीडेमेंटन मिथाइल 25 EC का 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आपको छिड़काव कर देना है। ज़रूरत पड़े तो आपको 15 दिनों के अंतराल पर इसको फिर से दोहरा सकते हैं, ताकि पूर्ण रूप से इस कीटों का प्रकोप आपके उड़द के फसल से खत्म हो जाए, यानी नष्ट हो जाए। तो किसान साथियों, अब आपको मैं बताते चलूँ कि यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, आप कमेंट जरूर करें। कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या आपको समझ आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, आपको मैं क्वेश्चन क्या आपका आंसर सहित आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें किसान साथियों। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे नए चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल पे भी अगर आप मोटिवेशन संबंधित वीडियो देखना चाहते हो, यूट्यूब संबंधित वीडियो देखना चाहते हो, तो आप हमारे सोनू पंडित ऑफिशियल को क्या कर सकते हैं, सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से भी आपको अलग तरह का वीडियो देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो किसान साथियों, आप मुझे इजाज़त दें। इजाज़त देने से पहले मैं एक चीज़ आपको और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते जाऊंगा। किसान साथियों, हो सकता है कि हमारे वीडियो में आपको कुछ खामियां दिख जाएं, कोई आपको ऐसी हो कि आप गलतियां हमारी दिख जाएं, तो आप हमें गलतियों से हमें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। आप हमें कमेंट करें ताकि हम उन गलतियों में सुधार ला सकें और दिन प्रतिदिन हम अपने वीडियो के क्वालिटी में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। थोड़े समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आर्थिक संकट है हमारे साथ, आर्थिक कमजोरी है, तो इन सब समस्याओं के कारण हम जूझ रहे हैं। तो किसान साथियों, जितना हो सके इस गरीब हमारे हम किसान भाई का सपोर्ट करें, सोनू पंडित का सपोर्ट करें, ताकि हम आपको इसी तरह बढ़िया से बढ़िया वीडियो और आपको जानकारियां हम देते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। इस वीडियो का कुछ अंश जो कि आपको बताना शेष रह गया है वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो।